वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का। शुरू कर रहे हैं हमारा अगला सेगमेंट लॉज ऑफ मोशन के लिए। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था अप टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और वहीं पर हमने देखा था एक कॉन्सेप्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू विच व्हेनेवर सम एक्शन इज अप्लाइड देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ भी हमें दो टाइप की रिएक्शन पढ़नी है आगे के टॉपिक पर जाने से पहले। तो क्या क्या है वो, पहली आती है इसमें टेंशन, डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। अनदर वन इज नॉर्मल रिएक्शन, जिसे हम कैपिटल आर या कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हैं। तो क्या है ये, थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। टेंशन मीन्स इट इज़ द फोर्स प्रोड्यूस्ड इन ए वायर, स्ट्रिंग और कॉर्ड और थ्रेड भी कह सकते हैं इसको, वेन एवर सम वेट इज अप्लाइड ऑन इट और इट इज स्ट्रेच्ड बाय सम फोर्स। जब भी आपके पास कोई थ्रेड, कोई स्ट्रिंग, कोई वायर होगी और उस पर आपने कुछ फोर्स लगाया है बाय मीन्स ऑफ सम वेट, या आपने डायरेक्टली फोर्स अप्लाई कर दिया उस पर स्ट्रेचिंग के दौरान, तो वो स्ट्रेच होने के बाद अपने आप में एक फोर्स क्रिएट कर लेती है जिसे हम कहते हैं टेंशन। इसकी प्रॉपर्टी है इट ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये इसकी डायरेक्शन को निकालने का तरीका है। पॉइंट ऑफ एक्शन पर ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एंड अनदर प्रॉपर्टी, इफ स्ट्रिंग इज सेम देन टेंशन इन होल स्ट्रिंग इज ऑल्सो सेम। जैसे ये सपोज एक रिजिड सपोर्ट है हमारे पास, यहाँ एक ये थ्रेड थी, तो इस थ्रेड में हमने वेट अप्लाई किया, वेट नीचे की तरफ mg एक्शन है, तो इस टाई पॉइंट से जहाँ से बंधा हुआ है इससे अवे ये टेंशन हो गई है। ऐसी एक टेंशन यहाँ भी होगी, इस पॉइंट टाई पॉइंट से नीचे की तरफ होगी अवे। ये टाई पॉइंट से हमेशा अवे डायरेक्शन में होती है, ये जरूर याद रखना है। जिस पॉइंट से आपने बांधा हुआ है उस पॉइंट से अवे डायरेक्शन में होगी। तो टी से डिनोट करते हैं। थ्रू आउट द वायर, पूरी वायर में टेंशन सेम रहेगी। ऐसे ही ये पुली का केस है, इसमें आप देख रहे होंगे ये वायर इसके ऊपर से जा रही है इस तरह से। अब यहाँ पर दो अलग अलग वेट लगाए गए हैं, एक M1G और एक M2G। तो M1G के अगेंस्ट में टेंशन, M2G के अगेंस्ट में भी टेंशन, लेकिन वायर क्योंकि सेम है, एक ही वायर है, इसको बीच में से यहाँ से कट नहीं किया गया है, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ टेंशन इज कॉमन इन द टू पार्ट्स, T एंड T दोनों में सेम ली गई है। हाँ, अगर इसको यहाँ से कट करके इसको अलग बांध देंगे, इसे अलग बांधेंगे तो टेंशन T1 T2 हो जाएगी, बट सिंगल वायर में टेंशन सेम रहती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा, टाई पॉइंट से अवे है। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन आ रही है, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। इट इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि जहाँ बॉडीज कॉन्टैक्ट में होंगी तब ये डेवलप होगा। प्रोड्यूस्ड ऑन ए बॉडी व्हेन प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी, इट ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ बॉडी, इसलिए हम इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, फिगर वाइज देख सकते हैं। ये हमारी एक सरफेस है, रेड कलर से ड्रॉ की गई है, इसके ऊपर एक ब्लू कलर की बॉडी रखी है। तो ब्लू कलर की बॉडी ने नीचे की तरफ एक्शन दिया है, mg ब्लू कलर में ही है। उसके अगेंस्ट में रेड वाला पोर्शन ये सरफेस ने दिया है, सरफेस बॉडी के ऊपर 90 डिग्री पर रिएक्शन डेवलप कर रही है, तो इसको हम नॉर्मल रिएक्शन r से डिनोट कर रहे हैं 90 होने की वजह से। ऐसे ये दो सरफेसेस हैं, इनके बीच में एक ग्रीन कलर की एक बॉडी सपोर्ट में रखी गई है। यहाँ कांटेक्ट है, कांटेक्ट से 90 डिग्री पर रिएक्शन R2, यहाँ कांटेक्ट है रिएक्शन R1। इस तरीके से ये नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होती है। अगर कहीं इंक्लाइंड सरफेस हो गई तो इंक्लाइंड सरफेस पर आपको एंगल के हिसाब से रखना है, बॉडी के साथ 90 डिग्री ही रहना है इसको। ये भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी आगे। आप चाहें तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं कनेक्टेड मोशन और मास पुली प्रॉब्लम में। मास पुली प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस पुली है जिसके ऊपर एक स्ट्रिंग रेड कलर की है, इसमें दो ब्लॉक, मासेज M1 M2, इसमें M1 छोटा है, M1 M2 बड़ा है। ये हमने फिगर में भी दिखाया है और अजम्पशन में भी बात कर ली है इसकी। तो इनको इस तरीके से सस्पेंड किया गया है। जब आप इनको दोनों को सेम लेवल पर लाकर रिलीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली जो हैवी मास है वो नीचे जाएगा, और कनेक्टेड मोशन होने की वजह से जो लाइटर मास है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब फिगर को अगर टेंशन के अकॉर्डिंगली देखें तो ये टाई पॉइंट है, टाई पॉइंट से अवे टेंशन T, इस टाई पॉइंट से अवे टेंशन T, नीचे की तरफ वेट M1G और ये वाला नीचे की तरफ वेट M2G। अब क्योंकि ये बॉडी हैवी है तो ये नीचे की तरफ जा रही है, कनेक्टेड मोशन होने की वजह से ये M1 बॉडी ऊपर जाएगी। अगर नीचे जाने वाली बॉडी a एक्सेलरेशन रखती है तो कनेक्टेड मोशन में उसका इफेक्ट दूसरी बॉडी को भी सेम मिलेगा, उसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। तो अब हमें दोनों बॉडीज़ के लिए नेट फोर्स की बात करनी है। तो फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे, फॉर बॉडी ऑफ मास M1, हम M1 की बात कर रहे हैं, यानी कि ये बॉडी की। इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें दो फोर्सेज हमारे पास लग रहे हैं,
एक है टेंशन टी ऊपर की तरफ और एक है वेट m1g नीचे की तरफ। दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हमने वेक्टर्स में सीखा था फोर्सेस या वेक्टर क्वांटिटीज़ को अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करके टोटल बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम जो नेट फोर्स बनाएंगे, नेट फोर्स वो होगा T माइनस m1g। अब ये T माइनस m1g करना है या m1g माइनस टी, ये हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन से पता चल जाएगा। बॉडी इज़ गोइंग अप, इट मीन्स T मस्ट बी ग्रेटर। बड़ी वैल्यू की तरफ ही बॉडी हमेशा मूव करती है फोर्स के रिस्पेक्ट में। तो T माइनस m1g ये हमारा नेट फोर्स होगा और नेट फोर्स का जनरल फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट बॉडी के लिए इसको m1a लिखा है। इसी तरह से सेकंड बॉडी की बात करेंगे तो m2g है, नीचे की तरफ m2g, ऊपर टेंशन T, तो इस बार m2g माइनस टी विल बी ma, जिसमें m2a हमें लिखना होगा। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। इसमें हमें टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों निकालना है, तो बड़ा आसान है। आप इन दोनों इक्वेशंस को रेशियो कर देंगे। इन दोनों इक्वेशंस को रेशियो करेंगे अगर, तो रेशियो करने में फर्स्ट और सेकंड का रेशियो ए कैंसिल हो जाएगा। ए कैंसिल होने के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख ही रहे हैं m1 को हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, m2 को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको अंदर m1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, m2 भी अंदर मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद t वाला एक्सप्रेशन को एक साथ किया है और बाकी बचे हुए एक्सप्रेशन को एक तरफ कर दिया है, t कॉमन लिया है और इस तरह से हमारा ये रिजल्ट आ चुका है। आप इसे रोककर अपने स्टेप्स को एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। सिंपल स्टेप्स फॉलो किए हैं हमने और टी का आंसर आ चुका है। इसी तरह से एक्सेलरेशन निकालना है हमें, तो इस बार हमें टी को कैंसिल करवाना होगा। यहाँ टी प्लस में है, यहाँ टी माइनस में है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड किया तो इसमें ए कॉमन आ गया, टी कैंसिल हो गया और इसी से हमारा ए का आंसर बन गया। तो स्टेप्स सिंपल स्टेप्स हैं, रोक कर आप इसे देख सकते हैं और पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कनेक्टेड मोशन और मास पुली प्रॉब्लम का। इसके न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे आपको और ये डेरिवेशन भी आ सकती है, तो ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट आ रहा है अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन, अपेरेंट का मतलब यहाँ पर होता है वर्चुअल, या ये कह सकते हैं जो चेंज होकर आएगा, एक्चुअल नहीं होगा। सपोज देयर इज़ अ मैन ऑफ ट्रू वेट mg इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन placed in a lift or elevator which is moving up or down as follows according to the different cases। हमने क्या माना है, ये एक लिफ्ट है, इसमें एक पर्सन जो कि वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है। वेइंग मशीन के ऊपर हम जितना वेट अप्लाई करते हैं mg, उसके अगेंस्ट में हमें मिलती है नॉर्मल रिएक्शन r। वही हमारा एट द मोमेंट आने वाला वेट होता है, जिसको हम अपेरेंट वेट कहेंगे। यहाँ पर लिफ्ट के मूवमेंट के अलग अलग केसेस होंगे जिसको हमें डिस्कस करना है। तो शुरू कर रहे हैं पहले केसेस से। पहला केस हमारे पास आ रहा है व्हेन लिफ्ट इज़ एट रेस्ट। ये वो सिचुएशन है जैसे कि आपने ग्राउंड पर ही एक वेइंग मशीन रखकर आप उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो नीचे की तरफ वेट होगा mg, ऊपर की तरफ रिएक्शन हमने मानी है r1। क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी, उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। अपोजिट डायरेक्शन में आने वाले r1 और mg का डिफरेंस करके हमें नेट फोर्स मिलेगा, जिसको हम ma लिखेंगे। लेकिन a की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो है तो ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा और mg माइनस r1 इज इक्वल टू ज़ीरो से r1 इज इक्वल टू mg। इसमें mg का मतलब है ट्रू वेट और r रिएक्शन हमें अपेरेंट वेट बताएगी। तो इस केस में अपेरेंट वेट और ट्रू वेट सेम आता है। सपोज़ किसी पर्सन का वेट वेइंग मशीन में अगर 70 kg वेट है तो यहाँ पर रीडिंग ऑफ द मशीन विल बी 70 ओनली, ट्रू वेट के बराबर ही होगा। तो इसे भी आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। केस 2 की तरफ जाएंगे तो केस 2 इज व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब की बार लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो फिगर के अकॉर्डिंगली देखते हैं क्या है सिचुएशन। v इज कांस्टेंट, सो अगेन एक्सेलरेशन इज जीरो। इस बार की रिएक्शन को हमने r2 माना है, वेट mg, तो mg माइनस r2। ऐसा इसलिए क्योंकि फिगर में हमने नीचे डाउनवर्ड मोशन दिखाया है, तो mg माइनस r2। अगर ऊपर दिखाते तो r2 माइनस mg लिखते इसको हम, बट दोनों ही केस में ये ma फिर से ज़ीरो हो गया, a ज़ीरो होने की वजह से, तो r2 इज इक्वल टू mg। और इस केस में भी अपेरेंट वेट इज इक्वल्स टू ट्रू वेट आया है, यानी कि बॉडी के वेट में कोई चेंज नहीं मिला है। इसे भी पॉज करके नोट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे अब यहाँ से वेट में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। पर्सन का अगर नॉर्मल वेट 70 kg वेट आता है वेइंग मशीन में, तो यहाँ भी वो 70 kg वेट ही शो करेगा। देन केस नंबर 3,
इस बार केस है व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से लिफ्ट ऊपर जा रही है, रिएक्शन हमने R3 मानी है, वेट mg है, तो ऊपर की तरफ जाने का मतलब R3 इज ग्रेटर देन mg, तो R3 माइनस mg हम लेंगे इक्वल्स टू ma, जिससे हमने R3 को लिया है इक्वल टू mg प्लस ma। अब इसको बहुत ध्यान से देखना है, इसमें m कॉमन आ गया है, g प्लस a है, तो क्लियरली अगर हम सिर्फ इसमें a को 0 मान लेते तो ये इज इक्वल्स टू mg आ जाता और अपेरेंट वेट इज इक्वल्स टू ट्रू वेट हो जाता। लेकिन अब ये g की वैल्यू में कुछ वैल्यू ऐड हो गई है, यानी कि g के कंपैरिजन में ये एक्सप्रेशन बड़ा हो गया है, तो इसीलिए जो ओवरऑल एक्सप्रेशन सॉल्व होकर आएगा ये वाला एक्सप्रेशन mg से बड़ा होगा, विच इज इक्वल्स टू R3, इसीलिए हमने लिखा है R3 इज ग्रेटर देन mg। R3 इज ग्रेटर देन mg का मतलब है अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन ट्रू वेट ऑफ द बॉडी, और इस बार रीडिंग वो जो 70 बात कर रहे थे हम, वो 70 से ज़्यादा आने लगेगी। इस केस में जब लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेट करते हुए, तो बॉडी का जो अपेरेंट वेट होगा वो अब उसके ट्रू वेट से ज़्यादा निकल कर आएगा। ये हमारा है केस नंबर 3, इसे भी आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। देन केस नंबर 4, केस नंबर 4 में हमने माना है व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए एंड दैट एक्सेलरेशन इज लेसर देन जी, तो बॉडी इस बार नीचे जा रही है, ऑब्वियसली mg मस्ट बी ग्रेटर देन R4 रिएक्शन, तो इस बार हमने लिखा है mg माइनस R4 इट इज इक्वल्स टू ma, तो R4 का एक्सप्रेशन आया mg माइनस ma। अब ये mg माइनस a है, तो इसका मतलब mg माइनस a माइनस करने की वजह से छोटा हो गया एज कम्पेयर टू mg, तो इसीलिए हमने लिखा है R4 इज लेसर देन mg। इस केस में आपको अपेरेंट वेट विल बी लेसर देन ट्रू वेट की सिचुएशन मिल जाएगी। यहाँ पर बॉडी का जो वेट होगा वो 70 रीडिंग से नीचे होने लगेगा, अगर हम एक जनरल कंपैरिजन की बात करें तो हमेशा इस केस में जितना भी ट्रू वेट होता है पर्सन का उससे कम ही निकल कर आएगा। इसमें एक और सिचुएशन आती है कि नीचे आते हुए एक्सेलरेशन जो a था लेसर देन g की बात कर रहे थे हम, वो g के बराबर हो जाए अगर a इक्वल टू g, ये फ्री फॉल की सिचुएशन है, इसको हम फ्री फॉल भी कहते हैं। फ्री फॉल ये वो सिचुएशन है जहाँ पर लिफ्ट को होल्ड करने वाली वायर ब्रेक हो जाए किसी वजह से, और ऐसा अगर है तो a इक्वल टू जी की सिचुएशन बनेगी, तो mg माइनस R5 इज इक्वल्स टू ma, तो R5 इज इक्वल्स टू mg माइनस ma, m कॉमन किया g माइनस a और a की वैल्यू g के बराबर आ गई, तो mg माइनस g, इसलिए R5 आ गया है 0, अपेरेंट वेट की वैल्यू हो गई 0, और उसके बाद हमारे पास सिचुएशन बनी है दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस। इस केस में पर्सन की जो रीडिंग होगी वेट की वो 0 हो जाएगी। इसे भी आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है नेक्स्ट कॉन्करेंट फोर्सेस का। कॉन्करेंट फोर्सेस हम किन्हें कहते हैं? दीज आर दोज फोर्सेस विच एक्ट एट ए पॉइंट टुगेदर, एक साथ एक ही पॉइंट पर लगने वाले फोर्सेस को हम कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। जैसे हमारे फिगर में ये इस पॉइंट पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं F1 F2 F3, इन्हें हम कॉन्करेंट फोर्सेस कह रहे हैं। अगर इन तीनों फोर्सेस का नेट इफेक्ट 0 हो जाता है, यानी कि पॉइंट मूव नहीं करता है फोर्स लगने के बाद भी, तो बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस दे आर इन इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। When concurrent forces acting at a point balances each other, that is the resultant force acting on the body or the point will be 0। तो इस सिचुएशन में कॉन्करेंट फोर्सेस को इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। इन तीनों का जो सम या अच्छा कहें तो वेक्टर सम होगा वो 0 होगा। और इस सिचुएशन में एक थ्योरम काम करती है, हमने यहाँ का सिचुएशन मानी है F1 F2 F3 फोर्सेज हैं। ध्यान से देखेंगे तो F1 जो फोर्स है उसके अगेंस्ट में दो फोर्सेज F2 F3 हैं, उनके बीच का एंगल अल्फा है। ऐसे ही F2 के अपोजिट में जो एंगल आ रहा है वो बीटा है विद रिस्पेक्ट टू 2 फोर्सेज, और ऐसे F3 के लिए अपोजिट में गामा आ रहा है। तो F1 के अपोजिट में अल्फा, F2 के अपोजिट में बीटा और F3 के अपोजिट में गामा। यहाँ पर तीनों फोर्सेस का सम 0 अगर हो जाता है और ऐसी सिचुएशन बनती है तो एक थ्योरम आती है जिसको कहते हैं लेमीज थ्योरम। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है F1 अपॉन साइन अल्फा। F1 के अपोजिट में जो एंगल है उसका अपॉन में साइन अल्फा लेंगे, ऐसी F2 के अपोजिट में साइन बीटा और F3 के अपोजिट में साइन गामा। ये तीनों रिलेशंस इक्वल होंगे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस में या क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। पॉज करके इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने पढ़ा फोर्सेस के बारे में, लॉज ऑफ मोशन के बारे में। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास फ्रिक्शन का
तो फ्रिक्शन वाली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।